गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है? हेलो। हेलो बच्चों, वॉइस आ रहा है? यस। चलो, सब लोग आ गए। कल हम लोगों ने किसकी बात की थी? कॉन्शियसनेस की हम लोग बात कर रहे थे ना। कल हम लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। तो देखो, कॉन्शियसनेस टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या था कॉन्शियसनेस? कि सर एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है, और सर फिर उसको रेस्पॉन्ड करना एंड रेस्पॉन्ड टू दैट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस कहेंगे। और हमने देखा था कि सर ये जो स्टिमुलाई है ये काफी चीजों में प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमंस है, डॉग है, कैट है। क्या इन सब में प्रेजेंट होता है कि नहीं? यस, इन सब में प्रेजेंट होता है ना। कॉन्शियसनेस टर्म समझ में आया था क्या, ये बताओ पहले। क्या कॉन्शियसनेस समझ में आया था कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। क्योंकि ये जो मेरे हाथ में पेन है ये कॉन्शियसनेस नहीं होगा इसमें। ये जो पीछे दीवार है इसमें नहीं होगा, है ना। ये जो पैड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई कॉन्शियसनेस होगा क्या? नहीं होगा। समझे नहीं समझे? तो यानी कि ये किसमें होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, है कि नहीं। यानी कि हम लोग सेंस कर सकते हैं, वी कैन सेंस दीज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। समझे कि नहीं? सेंस ऑर्गन है ना हमारे पास। कोई ऐसा है जो कहे तो मेरे पास सेंस ऑर्गन नहीं है? कि भाई, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक बात की थी प्लांट्स की। जैसे प्लांट्स सेंस करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है। उन सब के लिए बोला था मैंने, है कि नहीं। तो यानी कि जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, प्रोकैरियोट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, सारे के सारे शो करते हैं क्या? कॉन्शियसनेस। जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, अगर बाहर गर्मी है आप लोग निकलेंगे तो स्वेट रिलीज करेंगे, करेंगे कि नहीं? होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस कहेंगे, है कि नहीं? है ना। अब देखो नेक्स्ट। अब जैसे कि कॉन्शियसनेस जो है, इसमें मैं थोड़ा सा और बता सकता हूँ कि कॉन्शियसनेस में ना आपको और कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो है पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक ऐसा मौसम आता है जिसमें वो फ्लावरिंग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग फोटोपेरिडिज्म कहते हैं। समझे कि नहीं? तो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर सीजन में वो फ्लावर परफॉर्म करेंगे। तो वो एक कॉन्शियसनेस का प्लांट्स के केस में एक एग्जांपल है। ठीक है कि नहीं? जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी तो ब्रीड करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उसको सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये कॉन्शियसनेस के सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर? वॉइस आ रहा है मेरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई? अब देखो, कॉन्शियसनेस तो हमने समझ लिया कि सर कॉन्शियसनेस क्या है। अब मैं बात करता हूं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। सेल्फ कॉन्शियसनेस समझते हैं किसको कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको हम लोग हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। बेटा सब लोग नोट्स वगैरह लिखते हैं ना, मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। सब लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं ना? ओके। यस। देखो क्या बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की, कि हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई मुझे बता सकता है कि सर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है जो आपने बोला है? कोई बता सकता है इसके बारे में? कोई एक्सप्लेन करेगा किसी एग्जांपल से? एनी स्टूडेंट?
नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। करें? सब रेडी हैं समझने के लिए? देखो, मेरे पास ना दो रूम है। मेरे पास क्या है? दो रूम है। दिस इज द रूम नंबर वन। कौन जाके रहेगा रूम नंबर वन में? कौन जाएगा ये तो बताओ। तो दिस इज द रूम नंबर टू। ठीक है, अब सुनो। ये है मेरे पास एक ह्यूमन। ठीक है, और ये है मेरे पास एक डॉग। समझे क्या? डॉग जैसा लग ही जाए, मान लो कि एक डॉग है। ठीक है, ये एक ह्यूमन है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से कि मैंने क्या किया। भाई मेरे पास दो रूम है, रूम नंबर वन और रूम नंबर टू। मैंने एक रूम में, रूम नंबर वन में, इस ह्यूमन को बंद कर दिया। क्या किया? मैंने इस ह्यूमन को बंद कर दिया। दोनों रूम में ना एसी लगा हुआ है। दोनों रूम में एसी लगा हुआ है, एसी। क्लियर? एसी लगा हुआ है। ठीक है, मेरे पास दो रूम है और उसमें एसी लगा हुआ है। एक रूम में मैंने इस ह्यूमन को बंद कर दिया, दूसरे वाले रूम में मैंने इस डॉग को बंद कर दिया। ठीक है, और बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब इस डॉग को गर्मी लगेगी, और मैंने ना ये रूम लॉक कर दिया है। ठीक है, एक रूम में ह्यूमन को बंद कर दिया, एक में डॉग को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। ठीक है, तो जब इस डॉग को गर्मी लगेगी, ध्यान से सुनना, जब इस डॉग को गर्मी लगेगी तो ये क्या करेगा? इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। और वहीं जब इस ह्यूमन को गर्गी गर्मी लगेगी तो ये क्या करेगा? एसी का रिमोट उठाएगा और एसी ऑन कर लेगा। समझे? इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझे क्या? और ये केवल और केवल ह्यूमंस में ही पाई जाती है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? हेलो बच्चों, ये बताओ, क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत समझने में अब? देखो मैं फिर से बताता हूँ, मेरे पास मान लो दो रूम है, रूम नंबर वन, रूम नंबर टू। ठीक है, एक रूम और दोनों में एसी लगा हुआ है। मैंने एक रूम में ह्यूमन को बंद कर दिया, एक दूसरे रूम में मैंने डॉग को बंद कर दिया और रूम लॉक कर दिया। जब इस डॉग को गर्मी लगेगी तो वो इस दरवाजे को तोड़ेगा। तो अगर वो दरवाजे को तोड़ता है तो इसको कहते हैं हम कॉन्शियसनेस। वहीं जब इस ह्यूमन को गर्मी लगेगी तो एसी का रिमोट उठाएगा और एसी ऑन कर लेगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझे? जो कि प्रेजेंट होती है ओनली इन ओनली ह्यूमंस में। क्लियर? किस में प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट ओनली, ओनली एंड ओनली इन ह्यूमन। क्लियर? ह्यूमन बींग। बोलो, समझ में आ गया कौन सेल्फ कॉन्शियसनेस का? अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ह्यूमन जो है वो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों पाया जाता है? क्योंकि वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। कोई कहे सर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्यों है हमारे पास, तो आप ये कहेंगे ना कि भाई हमारे पास क्या है? वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझे कि नहीं समझे? तो ह्यूमंस जो होते हैं वो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं ना, उसके लिए जो रेस्पॉन्ड करते हैं बहुत फास्ट करते हैं। ह्यूमंस जो है बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। हम लोग सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई सराउंडिंग में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम सराउंडिंग कंडीशंस के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऐसा केवल ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है ना? और जैसे सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से हम खुद को चेंज भी तो कर सकते हैं तो भाई। तो इन सब चीजों को कहते हैं क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि केवल ह्यूमंस में देखी जाती है और कहीं देखी नहीं जाती है। ठीक है, तो याद रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमंस। क्लियर? बच्चों बोलो, किसी को कुछ पूछना है?
नहीं, चलो आगे बढ़े। ठीक है, और देखो, यानी कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा? तो सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम capable of responding to external stimuli, है ना? ऐसा कह सकते हैं ना? क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, ट्रू फीचर है। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? कॉन्शियसनेस में कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं। इसको लॉक कॉपी करो फटाफट। आगे चलें बेटा। अब सुनो, और मैं आपको दो चीज बताता हूं इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? आपने होम्योस्टेसिस वर्ड सुना है? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस सुना है? देखो, इसमें ना होम्योस्टेसिस, देखो क्या होता है ये टर्म। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसमें ना हमें दो टर्म्स और देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्शियसनेस की। होम्योस्टेसिस में ही हम इसको पढ़ते हैं। इसका नाम समझो, होमियो मतलब होता है सेम, एक्सटर्नल स्टिमुलाई लिखा है बेटा, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लिखा है। होमियो मतलब सुनो, होमियो मतलब सेम, और स्टेसिस मतलब होता है स्टेज। समझे? यानी कि क्या है, सेम स्टेज, है ना? सेम स्टेज। देखो मतलब क्या है इसका, कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेंटेन मेंटेन रिलेटिवली रिलेटिवली कांस्टेंट कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, इंटरनल कंडीशन different from their environment, different from their environment। देखो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है होमियो मतलब सेम और स्टेसिस मतलब स्टेज, है ना? सेम स्टेज, यानी लिविंग बॉडी जो होती है ना, लिविंग बॉडी, वो अपने जो भी उसके इंटरनल पैरामीटर है, इंटरनल कंडीशन जो भी है, उसको हमेशा कांस्टेंट रेंज में मेंटेन करती है। ठीक है? हमेशा उसको सिमिलर कंडीशन में मेंटेन करती है। अभी नहीं समझ में आएगा, देखो अब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, घूमने कौन जाएगा आप में से, ये बताओ? आप में से घूमने कौन जाएगा?
हेलो, कोई घूमने जाएगा? पायल कह रही है सर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। आजिंक्य भी कह रहा है सर मैं जाऊंगा। और कौन है? मनीष भी कह रहा है, सब जाएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं किसी एक को ही भेज सकता हूँ। देखो, होता क्या है होम स्टे। चलो इस बार मैं भेजता हूँ पायल को, ठीक है? सबसे पहले उसने रिप्लाई किया था, ठीक है? पायल को भेजते हैं, देखो भाई। मान लो ये पायल है ना, मान लो ऐसी है नहीं वो, मान लो बस। ठीक है, देखो बेटा, एक बार मैंने क्या किया, इसको भेज दिया डेजर्ट में। कहाँ घूमने भेज दिया? डेजर्ट में। तो डेजर्ट में जाएगी तो वहां पे टेम्परेचर अप्रोक्स कितना होगा भाई? राजस्थान में भेज दिया कहीं डेजर्ट में, टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वहां पे जाके क्या होगा? स्वेटिंग होगा, होगा कि नहीं? है ना? अब गर्मी गर्मी में घुमा दिया एक बार, है ना? फिर इसने बोला कि सर गर्मी में बहुत घुमा दिया, अब मुझे कहीं ठंडी जगह में भेजो, है ना? तो मैंने क्या किया, इसको अंटार्कटिका भेज दिया, चलो अंटार्कटिका चले जाओ। और वहां पे टेम्परेचर कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे जाके बॉडी क्या करेगी? शिवरिंग करेगी, ठंड लगेगी तो क्या करेंगे? शिवरिंग करेंगे, है ना? समझो ध्यान से। और जब ये अपने घर वापस आई, अपने स्वीट होम, है ना, ये मान लो ये स्वीट होम है, स्वीट होम। तो एक बात बताओ, जब इसने घर का दरवाजा खोला तो क्या मम्मी ने पहचानने से मना कर दिया? मम्मी ने पहचानने से मना कर दिया था क्या? ये जो ईयर थे, क्या ये ईयर बड़े बड़े हो गए थे? क्या काले लंबे घने बाल सफेद हो गए थे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? जल्दी बोलो, हुआ था क्या ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। यानी कि सर, आपने इसको डेजर्ट भेजा, या सर आपने इसको अंटार्कटिका भेजा, ये वापस तो एज इट इज वैसे ही आई ना। क्या इसकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आए क्या? कुछ चेंजेस नहीं आए ना। यानी कि ये कैसा है? सेम स्टेज। समझ में आया? इसी को तो कहते हैं होम्योस्टेसिस। चाहे हम डेजर्ट में चले जाएं, चाहे हम अंटार्कटिका में चले जाएं, हम रहेंगे बिल्कुल वैसे। यानी कि बाहर की कंडीशन जो भी है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, हम अपने इंटरनल पैरामीटर को, इंटरनल कंडीशन को क्या रखेंगे? मेंटेन करके रखेंगे। और ऐसा होता है तो क्या है? होम्योस्टेसिस। किसमें देखने को मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा ना। क्या इस पेन में देखने को मिलेगा क्या भाई? क्या इस दीवार में देखने को मिलेगा? बोलो जल्दी से। नहीं ना। समझ में आया होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं? यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हमारी बॉडी अगर गर्मी हो रही है तो स्वेट कर लेगी, ठंडा हो रहा है तो शिवरिंग कर लेगी। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो बॉडी का जो हमारा अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो तो वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी डेजर्ट में जाके 50 डिग्री हो जाएगा, या अंटार्कटिका में जाएंगे तो -50 हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। कांस्टेंट ही रहेगा ना। समझ में आया? क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं ना? कैसा लगा लॉजिक? है ना? और सुन, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, ये तो समझाने के लिए एक था। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी वगैरह देखने गए हो कभी थिएटर में? कभी थिएटर वगैरह में, सिनेमा थिएटर होता है ना, सिनेमा वाले वहां पे मूवी देखने जाते हैं, तो सर क्या होता है ना कि वो तो पूरा अंधेरे वाला होता है, वहां पर तो पूरा अंधेरा होता है, डार्क होता है कि नहीं? तो हम लोग जो हैं, मजा आ गया घूम के हाँ देखो, हम लोग जब मूवी में जाते हैं तो बाहर तो उजाला होता है, लेकिन जब उसमें एंटर करते हैं तो अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा होता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर कि सर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता जैसे ही हम एंटर करते हैं। लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स, सेकंड्स लगेंगे, मिनट भी नहीं लगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स सर सब कुछ दिखाई देने लगता है, एडजस्ट हो जाता है। हमारी जो साइट है, हमारा जो विजन है, वो डिम लाइट में कैसा होता है? एडजस्ट हो जाता है और हम लोग मूव करने लगते हैं। होता है कि नहीं? बोलो। तो ये होम्योस्टेसिस है। समझे? या देखो, आपने कभी ऐसा देखा हो, रात में लाइट चली गई, है ना, आप कभी कुछ खाना पीना खा रहे थे या कुछ भी हो, अचानक से लाइट चली गई और चिल्ला रहे हैं मम्मी मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे भूत कहीं दिख रहा हो, है ना? लेकिन देखते हैं तो अपना हाथ भी नहीं दिखता उस टाइम पे तो।
लेकिन विद इन फ्यू सेकंड्स हमें सब कुछ फिर नॉर्मल सा हो जाता है और दिखने लगता है। और ये तो हमारे घरों में देखने को मिलता है ना, नॉर्मली, है कि नहीं? और सुनो, और भी एग्जांपल्स हैं, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं सर? सर ये भी तो है, जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो 72 बीट पर मिनट के हिसाब से दौड़ता है। कितनी स्पीड से दौड़ता है? 72 बीट पर मिनट करता है कि नहीं? लेकिन जब आप रन करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है कि नहीं? तो भाई, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो टिश्यूज हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उन्हें काम ज्यादा करना पड़ रहा है ना, तो ब्लड क्या चाहिए उनको? फास्ट चाहिए। ब्लड की सप्लाई कैसी करनी पड़ेगी? फास्ट करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये क्या है? होम्योस्टेसिस है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? और सुनो, और क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता है कि नहीं? जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता है। जो भी बच्चा एक्सरसाइज करता होगा तो उसको समझ में आता होगा कि एक्सरसाइज करने से, मतलब एक्सरसाइज जैसे ही थोड़ी बहुत की तो हमें ऐसा लगता है कि हम मिल्खा सिंह बन गए, है ना? अब तो हम ही है वर्ल्ड चैंपियन, WWE के फाइटर सबसे बड़े अब हम ही हैं, है ना? इतना ज्यादा मोटिवेशन, इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना? तो बॉडी का टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना? और स्वेटिंग होने लगती है कि भाई, स्वेटिंग होने लगती है। तो ये स्वेटिंग है, ये इवेपोरेट होती है बॉडी से, जिससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये जो बॉडी है कूल हो जाए और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। क्यों भाई, होता है कि नहीं? स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल डाउन होती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये होम्योस्टेसिस है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? कोई दिक्कत? होम्योस्टेसिस में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? देखो, और भी मैं बताता हूँ। टेंथ पढ़ के आए हो ना? टेंथ में आपने एक ग्लैंड पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिस क्लास में भी पढ़ा तो होगा ही, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा होगा, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है, एडीएच। नाम सुना है क्या? एंटी डायरेटिक हार्मोन। नाम सुना है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, इसके बारे में पता है? देखो भाई, ये मैंने बना लिया एक किडनी। क्या बना लिया? ये एक मैंने किडनी बना लिया, ठीक है? किडनी क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। फर्स्ट केस सुनो। फर्स्ट केस क्या है कि सर हम पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, यानी पानी का जो वाटर है उसका अमाउंट अच्छा खासा है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी से जो यूरिन जो पास होगा वो बहुत ही ज्यादा वाटर होगा उसमें, होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा, यानी डाइल्यूट कंडीशन में पास होगा। समझते हैं कि नहीं? डाइल्यूट कंडीशन में पास होगा, है ना? जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है, वाटर की कोई भी कमी नहीं है। अब सुनो दूसरी कहानी, कि भाई आप चले गए कहीं घूमने फिरने या कहीं भी, आपने पानी नहीं पिया, आपने वाटर नहीं लिया, यानी कि जो वाटर लेवल है वो हमारी बॉडी में बहुत कम है। ध्यान से सुनना, जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है ना? तो हमारी बॉडी से जो यूरिन है वो हाईली कंसंट्रेटेड पास होगा। कैसा होगा? हाईली कंसंट्रेटेड पास होगा। तो उस वक्त क्या होगा हमारी बॉडी में, जब वाटर की कमी होगी ना, तो ये एडीएच हार्मोन आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इस एडीएच को बनाएगा, ये सिक्रीट होगा, ठीक है? तो एडीएच का लेवल उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस यूरिन में से इस वाटर को उठा उठा के ब्लड में फेंकेगा कि भैया तुम्हारी जरूरत है, तुम मत जाओ, तुमको पास नहीं होना है यूरिन के साथ। समझे? तो ये इस एडीएच को, ये जो एडीएच है ये इस H2O को उठा उठा के ब्लड में फेंकेगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी से जो H2O जाएगा, अब वो हाईली कंसंट्रेटेड जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड पास्ड होगा। समझे कि नहीं समझे? और कब होगा? जब वाटर की कमी हो हमारे बॉडी में, लेस वाटर अवेलेबिलिटी हो। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है?
हेलो, ये भी होम्योस्टेसिस है, ये एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस का। ठीक है, क्लियर। और ये बताओ, ये डाइल्यूट और ये कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? सर आप डाइल्यूट क्या कह रहे हो, आप एक कंसंट्रेटेड क्या कह रहे हो? क्यों भाई, कोई भी ऐसा बच्चा, देखो मन में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए, जो है डायरेक्टली पूछ लो। क्यों भाई? हाँ जी, आ जाएंगे सर। दिस रीजन फॉर किडनी स्टोन, नहीं, इससे किडनी स्टोन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे केवल ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन की बात हो रही है, इससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे किसी भी किडनी स्टोन से। ठीक है, डाइल्यूट, अरे सिंपल समझो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब समझना है ना। एल्कोहल देखा है, रात को 9 बजे के बाद लोग पीना चालू करते हैं, वो दुनिया के सबसे राजा होते हैं, सबसे बड़े राजा। देखे हैं क्या? कभी कभार कोई देखा होगा। एल्कोहल आता है बोतल में, है ना? तो वो जो एल्कोहल है, उस एल्कोहल में आप पानी मत मिलाइए। समझे कि नहीं समझे? उस एल्कोहल को कोई कोई पर्सन क्या करता है, बोतल लिया और डायरेक्ट पी गया, तो वो क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड। अगर उसमें पानी मिला के पिया तो वो क्या है, डाइल्यूट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटे होम्योस्टेसिस देखने को मिलता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, एक रेगुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बात की थी। फिर देखो, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन समझते हैं बच्चों? एडेप्टेशन समझते हो क्या? कोई बताएगा एडेप्टेशन के बारे में? यानी कि ये क्या है कि लिविंग और लिविंग एडजस्टमेंट, लिविंग adjustment their environment through the modification of the body or through the changes of the body। देखो भाई, ये क्या है अडेप्टेशन? अडेप्टेशन जो है ना, वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है? एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। होम्योस्टेसिस जैसे कि एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज इट इज एडेप्टेशन भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेटा याद रखना। ठीक है, होता क्या है इसमें, होता क्या है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ना एडजस्ट कर लेता है कुछ ना कुछ, या कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है अपनी बॉडी में, कुछ चेंजेस कर लेता है, जिसकी वजह से उसे वहां के उस एनवायरनमेंट में दिक्कत नहीं आती है। यानी कि कुछ चेंजेस कर लेना बॉडी में, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना, कुछ एडजस्टमेंट कर लेना एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको कहते हैं क्या, एडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने 2-3 बार तो मैंने ही आप लोगों को घूमने भेज दिया, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ के जो डॉग कैट पाए जाते हैं हमारे हमारे यहाँ पे फील्ड पे, नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे, और आप जाएंगे माउंटेन्स में जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, स्नोफॉल बहुत होता है, वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी पे हेयर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल ग्राउंड। तो भाई
देखा है कि नहीं? हेलो, हेलो बेटा, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? कमिंग। यस, समझ में आया? तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, कि हमारे यहाँ के जो डॉग कैट है उनकी बॉडी पे आपको हेयर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कहीं ठंडे इलाकों वालों पे जाएंगे, जहाँ जैसे कश्मीर वगैरह जाइए, तो उनकी बॉडी पे हेयर्स ज्यादा होंगे। तो वो क्या है, एक अडेप्टेशन, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज्यादा है ना, तो उन्होंने एक मॉडिफिकेशन कर लिया कि उनकी बॉडी पे हेयर ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से हीट लूज नहीं होगी, गर्म रहेंगे वो। समझे कि नहीं? तो वो एक अडेप्टेशन है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अडेप्टेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कमी नहीं है। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आपने सुना होगा, कैसकटा वगैरह। ठीक है, तो वहां पे उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनकी लीव्स क्या करती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कि नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर लॉस बहुत कम होगा, है ना? तो वो एक अडेप्टेशन है, लीफ का स्पाइन्स में बन जाना, कन्वर्ट हो जाना, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर बच जाए। तो वो एक अडेप्टेशन है। क्लियर है कि नहीं? या फॉर एग्जाम्पल देखो, एक अडेप्टेशन ऐसा भी होता है, सिंपल, कि आप धूप में निकलते हैं, काले पड़ जाते हैं, स्किन जो है एक्सपोजर टू सनलाइट में डार्क हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि सर उसमें ना एक पिगमेंट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनिन। हमारे एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर पे एक स्किन पिगमेंट के एक्यूमुलेशन की वजह से, जो कि मिलेनिन है, सनलाइट में हम लोग काले पड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन क्या वो पिगमेंट पूरे टाइम रहता है? नहीं। आप सुबह सुबह उठिए, दुनिया के सबसे ज्यादा गोरे बच्चे आप ही होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे कम होता है वो। समझे कि नहीं समझे? जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, जैसे छिपकली वगैरह है, फॉर एग्जांपल छिपकलियां वगैरह, आपको ठंड के टाइम पे छिपकलियां नहीं दिखेंगी। जैसे आप कभी नॉर्थ में जाना, वहां ठंड खूब पड़ती है, तो जनवरी दिसंबर में आपको छिपकलियां नहीं मिलेंगी। समझे कि नहीं समझे? कहीं नहीं दिखेंगी, वो जाके छुप जाती हैं, क्योंकि वो उनके लिए फेवर में नहीं है, तो वो उनमें एक अडेप्टेशन है, तो वो सरवाइव करती हैं उस टाइम को। क्लियर? तो अडेप्टेशन, होम्योस्टेसिस, यहां तक कोई भी किसी को परेशानी? नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट है हम लोगों का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हमें पता है सर, सेल तो होगा किसी लिविंग के अंदर ही होगा ना, क्योंकि सेल क्या है सर, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब सेल्स के बने हैं। मानते हो कि नहीं कि भाई, ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, है कि नहीं? अब एक हो सकता है सर सिंगल सेल से बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, और एक हो सकता है मैनी सेल से बना हुआ, जिसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। बोलो, क्लियर है कि नहीं? भाई सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक पूरी पूरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं?
है ना, क्लियर। और मैंने आपको याद हो एक लाइन कल के लेक्चर में भी कही थी कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग, है ना। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा भाई। इंडिपेंडेंट होने के लिए एक पूरा सेल तो होना चाहिए, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना है। अमीबा है, वो अपना काम खुद से कर रहा है ना, क्या हमारे पास आ रहा है क्या कुछ करवाने के लिए, क्यों भाई, बोलो। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, समझे कि नहीं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चों, हेलो बच्चों, वॉइस आ रहा है। यस। तो फीचर्स ऑफ लिविंग की जो हमने बात की थी वो यहाँ तक वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सर एक लिविंग होगा तो उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल तो सबसे पहली बात है, तो सेल होना चाहिए। तो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है कि नहीं। और इस दुनिया में से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, अब वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, समझे। तो इसीलिए तो ये लाइन कही गई है, मैं फिर से लिख लेता हूं अगर मैंने शायद कल नहीं लिखाई हो, कि एनीथिंग, कल लिखाया था क्या, नहीं लिखाया तो लिख लो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेकेंड, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट ensure independent independent living, okay. So hence cell is the structure, fundamental structural, एक सेकेंड, क्लियर बच्चों, नोट कर लो चलो, इसीलिए तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे चलें, बेटा मैंने बोला कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग। इसीलिए तो मैंने कल बोला था कि वायरस इज नॉन लिविंग, क्यों भाई, वायरस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है ना, और खुद में इंडिपेंडेंट भी तो नहीं है, कि भाई हमारी बॉडी में आने के बाद सब कुछ करता है ना वो, पहले तो नहीं कर रहा है ना कुछ भी, समझे कि नहीं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग, क्लियर। हेलो, हेलो, यस। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की। जैसे कि हमारा ये जो नाम है ना हमारे चैप्टर का, क्या नाम है,
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये है कि नहीं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यानी कि मैं इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, बायोडाइवर्सिटी, कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो, बायोडाइवर्सिटी, है ना। इस वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग, बायोडाइवर्सिटी का। देखो बायो मतलब लिविंग, है ना, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, समझे। बेटा आपने क्या कहा है अक्षता, सर प्रोकैरियोट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन इट इज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, सो इट इज नॉन लिविंग। नो बेटा, नॉन लिविंग आप उसको नहीं कह सकते। कंप्लीट सेल होने के लिए ना तीन चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। क्या क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। क्या प्रोकैरियोट के पास ये तीनों चीजें हैं अक्षता? समझे क्या? तो फिर वो नॉन लिविंग नहीं होगा ना। तो कंप्लीट सेल में ना ये एटलीस्ट ये तीन चीजें होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। समझे कि नहीं? इसीलिए वो क्या है, लिविंग माना जाएगा। और जो वायरस है उसमें होता नहीं है, कि भाई वायरस में ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास तो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए, यप, और प्रोटीन। समझे कि नहीं समझे? डाउट क्लियर हो गया? किसी के मन में अगर आ भी रहा होगा तो। ओके, यस। आप चाहें तो इस चीज को लिख भी सकते हैं कि एक कंप्लीट सेल होने के लिए ये थ्री चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। इसीलिए वायरस में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई वायरस इज अ नॉन लिविंग। क्लियर? ओके, चलो बेटा, तो हम बायोडायवर्सिटी समझते हैं। ठीक है, कि सर ये क्या है। बेटा उससे पहले ना 2 मिनट का ब्रेक, मैं पानी वगैरह पी के आता हूँ, ठीक है? आप भी पी लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? 5 मिनट्स में मिलेंगे।
हेलो बच्चों, वापस आ जाओ, वॉइस आ रहा है। हेलो हेलो बच्चों। यस। दो बेटा। तो हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे थे कि सर क्या है बायोडायवर्सिटी। हम्म। तो देखो, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। यस। सब लोग सुन रहे हैं ना। देखो बेटा, बायो डायवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग और डायवर्सिटी मतलब वैरायटी। क्यों भाई? बायो मतलब लिविंग और डायवर्सिटी मतलब वैरायटी। और लिविंग में कौन आ गया सर? प्लांट आ गए, फॉर एग्जाम्पल। सर एनिमल आ गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने। तो बेटा, ये जो हमारा अर्थ है, क्या है? ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे कितनी वैरायटी है लिविंग की। क्या भाई? क्या हो गया इसका मतलब? वैरायटी ऑफ लिविंग। इन जनरल यही कहेंगे ना हम लोग, वैरायटी ऑफ लिविंग। तो मुझे एक बात बताइए कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे इस लिविंग की। आप जब अपने स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, जितने भी प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? क्या आप सभी का नाम जानते हैं? क्या वो सारे प्लांट्स एक ही कलर के, एक ही हाइट के, एक जैसे होते हैं? दिखने में सब एक जैसे होते हैं? क्या उनके लीव्स सब एक जैसे होते हैं? क्या उनके स्टेम्स एक जैसे होते हैं? होते हैं क्या ऐसा? क्यों भाई? होता है क्या? नहीं ना। यानी कि सर, ये जो हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? अपने अर्थ पे। लिविंग की कितनी ज्यादा वैरायटी है, आप एनिमल में देख लीजिए, प्लांट में देख लीजिए, कितनी ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता यहाँ पे कि वेरिएशन, वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कहाँ पे? ऑन अर्थ। क्या ये बायोडायवर्सिटी नहीं है? तो भाई, क्या ये बायोडायवर्सिटी नहीं है कि लिविंग की जितनी वैरायटी हमारे इस अर्थ पर प्रेजेंट है, हम जितनी जानते हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा वैरायटी है जिसको तो हम जानते भी नहीं है। हर साल हजारों में वैरायटी डिस्कवर्ड की जाती हैं, पता लगाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? और बहुत सारी ऐसी बायोडायवर्सिटी हमारे इस इंडिया में प्रेजेंट है। कितना डाइवर्स है हमारा इंडिया। तो भाई, तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी और बायो मतलब लिविंग। तो कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, क्या आप सबको जानते हैं? क्या वो सब एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं ना। अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जुपिटर पे भेज दूं और आपसे बोलूं कि जाओ भाई वहां की बायोडायवर्सिटी पता करके आओ, तो कैसे पता करोगे आप लोग? कौन जाएगा इस बार जुपिटर पे, ये बताओ। इस बार घूमने कौन जाएगा? बढ़िया से रॉकेट में बिठा के भेजेंगे। कौन जाएगा इस बार? सुयस कह रहा है सर मैं जाऊंगा, आजिम कह रहा है मैं भी जाऊंगा, शिवानी भी कह रही मैं भी जाऊंगा। हाँ। हाँ, रॉकेट में तो बहुत जगह होती है, सबको अलग अलग कंपार्टमेंट में फिक्स कर देंगे, है ना। तो बायोडायवर्सिटी जानने के लिए मैंने अगर आपको भेज दिया कहाँ पे, कहाँ भेज दिया? जुपिटर पे, तो कैसे जानोगे बताओ? कैसे स्टडी करके आओगे बायोडायवर्सिटी की? कैसे पता करोगे? क्या करोगे? बताओ कुछ। स्पीकर ऑन करूं क्या? बोलेगा कोई कुछ? बताओ मुझे कि सर, ये जो बायोडायवर्सिटी है, इतनी सारी, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, कैसे इसकी हेल्प करोगे? कैसे वहां जाके पता करोगे बायोडायवर्सिटी के बारे में? कि भाई, है कि नहीं? क्या करने की जरूरत है? बायोडायवर्सिटी को अगर क्लासिफाई किया जाए तो कैसे पता करोगे? जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। हाँ, ये तो हमने बायोडायवर्सिटी की बात की है, तभी तो इतनी सारी लिविंग है ना। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकल वेरिएशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो कि इस अर्थ पे मिलते हैं, है ना। हाँ सर, देयर इज नो लिविंग ऑन जुपिटर। चलो जुपिटर पे नहीं जाना, चलो तुम अर्थ पे ही आ जाओ।
मैंने जुपिटर पे से तुम्हें अर्थ पे भेज दिया, कैसे पता करोगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में? कैसे समझोगे इस बायोडाइवर्सिटी को? कैसे क्लासिफिकेशन वगैरह करोगे? क्यों भाई? अच्छा चलो, एक फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। स्नेक देखा है? क्या स्नेक देखा है क्या? यस, किसी ने बोला सर, स्टडिंग एंड कंसीडरिंग वेरियस क्राइटेरिया क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ओके, काफी हद तक ठीक है। यस, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे कि भाई ऐसे हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, आपको हेल्प करना है, हेल्पिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, है ना? बायोडाइवर्सिटी की आपको हेल्प करनी है। मान लो इस अर्थ पे आप अकेले हैं और आपको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है, समझना है, तो क्या होना चाहिए? कैसे हेल्प करोगे? सबसे पहले सर आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे सर, है ना? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, उन सबका आइडेंटिफिकेशन करोगे। दूसरा क्या करोगे? सर नॉमेनक्लेचर करेंगे हम। क्या करेंगे? नॉमन नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना? थर्ड, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब उनको कैटेगरीज में डालेंगे। कि भाई कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं बायोडाइवर्सिटी हेल्प के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल, आप स्नेक देखते हो, कि भाई स्नेक देखते हो, तो स्नेक देखते ही चिल्लाने लगते, मम्मी सांप, मम्मी सांप, मम्मी स्नेक। होता है कि नहीं होता है ऐसा? चिल्लाने लगते बहुत तेज। होता है ना नॉर्मली? हम ह्यूमंस का नॉर्मल नेचर है, हम चिल्लाने लगेंगे। तो एक बात बताओ, वो स्नेक है और वो खतरनाक है, तुमको कैसे पता कि भाई वो स्नेक है और वो खतरनाक है, वो डेंजर है? आपको कैसे पता कि वो स्नेक है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है? अगर काट लेगा तो हमें परेशानी हो जाएगी। आइडेंटिफाइड क्या है? आइडेंटिफाइड, समझ में आया मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ? बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है सर वो खतरनाक है, यानी उसने किसी ने पहले इसको आइडेंटिफाई किया है ना, उस ऑर्गेनिज्म को। किया है कि नहीं? तभी तो हमें पता है ना कि भाई ये स्नेक है। इसको ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नोमेनक्लेचर क्या है? स्नेक है ना? क्लासिफिकेशन रेप्टाइल है, ये हमें खा जाएगा, हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? कैसे हेल्प करोगे? क्या चीजें करनी पड़ेंगी? क्यों भाई? हेलो? एक एक करके हम सारी चीजें करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की हेल्प, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, मान लीजिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट वगैरह बने और आपको कहीं किसी रॉकेट से कभी किसी जुपिटर मार्स वगैरह पे कहीं भेजा गया, तो वहां पे क्यों जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कोई तो देखने जाते हैं ना। मान लीजिए यही एम है, तो कैसे क्या करेंगे? तो हेल्प के लिए आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, पड़ेगी कि नहीं? समझे? तो अब देखो, अब ये जो सारी चीजें आप करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना। क्या भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा कि नहीं? बोलो, है ना? तो इन सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। क्या इस्तेमाल करते हैं? टैक्सोनॉमी। समझे? टैक्सोनॉमी। अब देखो, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड आया है, मुझे डेफिनेटली पता है आपने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा। एट्थ नाइन टेंथ में आपने टैक्सोनॉमी वर्ड जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना? देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब क्या है टैक्सोनॉमी का। देखो,
बेटा ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है टैक्सेस, ठीक है, एक क्या है, टैक्सेस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब है, अरेंजमेंट, ठीक है। और दूसरा वर्ड ये नोमो, नोमी लिखा है ना, NOMY, इसका मतलब क्या है, नोमोस। नोमोस मतलब क्या है, लॉ, समझे। यानी कि जो अरेंजमेंट करना है वो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि टैक्सोनॉमी क्या हो गया, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कि सर टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों भाई, ये टैक्सोनॉमी क्या है सर, ये स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, समझे कि नहीं। यानी अरेंजमेंट बाय लॉ, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कुछ ना कुछ लॉ पे डिपेंड होगा, कुछ ना कुछ उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, जिसकी वजह से आप उसको क्लासिफाई करेंगे। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी बोल देंगे, समझे कि नहीं समझे। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, समझे कि नहीं समझे। टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस मतलब लॉ। इसके अंदर कुछ लॉ दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको पर्टिकुलर ग्रुप्स में डालते हैं, समझे कि नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किंगडम प्लांटे है, किंगडम एनिमिलिया है। किंगडम प्लांटे में आपने एल्गी सुना होगा, आपने ब्रायोफाइटा सुना होगा, आपने टेरिडोफाइटा सुना होगा, आपने जिम्नोस्पर्म सुना होगा, एंजियोस्पर्म सुना होगा, सुना है कि नहीं, बोलो। सुना है ना। आपने एनिमल्स में भी बहुत सारा सुना होगा, सर मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं, पाइसेस होते हैं, है ना, और रेप्टाइल्स होते हैं कि नहीं, ये सारे। तो ये सारा ऑर्गेनिजम्स का जो अरेंजमेंट किया जाएगा ना, अरेंजमेंट वो किसी ना किसी लॉ के बेस पे किया जाए, यानी लॉ दिए गए यहाँ पे, आप किसी को उठा के कैसे भी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगी, समझे। तो ये बताओ टैक्सोनॉमी समझ में आया कि टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं। और भी आगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये आगे चलेगा, एक दो लेक्चर टैक्सोनॉमी में पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, धीरे धीरे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बताओ, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये समझ में आया, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, पूरा बायोडायवर्सिटी से, है ना। क्लियर। अब सुनो आगे की कहानी, क्या है कि ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ना, ये प्रपोज्ड किसने किया था, ऐसा आता है ना। ये जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, ये किसने दिया था, ये दिया था किसने, लिखो, द दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय, दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय A.P. APD कैंडोल। क्या नाम था इनका, APD कैंडोल। APD कैंडोल नाम के एक अंकल जी थे, ई है ये, APD कैंडोल नाम के अंकल जी थे, जिन्होंने इस टर्म को क्या दिया था, टैक्सोनॉमी टर्म दिया था, प्रपोज किया था। उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने दिया था, उस बुक का नाम देखो क्या है, थ्योरीज, थ्योरीज एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक, बॉटनिक,
समझे? उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया था, टैक्सोनॉमी को। ठीक है, आप ये तो अलग लैंग्वेज में दी हुई है, ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये बुक का नाम है इनकी, जिसमें इन्होंने बोला था। ठीक है, क्लियर? और सुनो, और क्या कहानी है। और कहानी ये है कि ये जो टैक्सोनॉमी है ना, ये मैं, याद हो आपको मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमेशा बोल रहा हूँ। मैंने किसी भी पेन के बारे में, किसी भी दीवार के बारे में, किसी फैन के बारे में कोई भी एग्जांपल नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया ना। केवल किसके बारे में बात की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हो गई सर, टैक्सोनॉमी जो है इट इज एक्सक्लूसिव फॉर लिविंग। क्लियर? ऐसा कह सकता हूं कि नहीं मैं, बोलो। बच्चों, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हेलो? ओके ओके, कमिंग। हाँ, ये समझ में आया टैक्सोनॉमी। ठीक है, आगे चलें। अब देखो आगे की कहानी। क्या है भाई आगे की कहानी में सर? जैसे कि डायवर्सिटी वर्ड आपने सुना है कि भाई? डायवर्सिटी वर्ड तो सबने सुना है ना? ध्यान से सुनना, मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा यहाँ पे बहुत अच्छा। डायवर्सिटी वर्ड तो सबने सुना है ना? क्या मतलब है इस डायवर्सिटी का? क्या मतलब है कि सर, इट इज मे बी लिविंग, रुको एक सेकेंड, इट इज मे बी अबाउट लिखो यहाँ पे, अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग। तो भाई, क्या मेरी इस लाइन से आप लोग एग्री करते हैं? जो मैंने डायवर्सिटी के लिए लिखा है, इट इज मे बी अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग। बोलो, एग्री करते हो क्या? एग्री करते हैं? अब सुनो, देखो इसके ऊपर मैं बताता हूँ क्वेश्चन, देखो कैसे पूछा जाता है। अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और सपोज करो कि मेरी क्लास में बैठे हो आप लोग, सपोज वी आर इन क्लासरूम। ठीक है, सपोज कर लो वी आर इन क्लासरूम। तो देखो मैं ना ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको यस और नो बोलना है। ठीक है, सॉरी, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं ऐसे कहता हूं टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चे ये बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स? अगर मैंने लिखा टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, बोलो, यस आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स? हेलो बच्चों, वॉइस नहीं आ रहा क्या? क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स? काफी बच्चे कह रहे हैं सर ट्रू आएगा। क्या क्या आएगा, जल्दी बोलो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू आएगा। ओके, अगर मैं सेकंड ऐसे कहता हूं, टैक्सोनॉमी ऑफ पेन, कैसे कहता हूं, टैक्सोनॉमी ऑफ पेन, तो ये बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स? क्या आएगा? फॉल्स। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स
ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स? डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स ट्रू आएगा या फॉल्स? बोलो, कुछ बच्चे बोल तो रहे हैं, किसी ने कुछ बोला है। ट्रू। यस। अगर मैं, सॉरी ये थर्ड था ना, यस। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ पेन, डाइवर्सिटी ऑफ पेन, बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स? ट्रू आएगा या फॉल्स? जल्दी से बताओ। तो बेटा यहाँ पे आएगा ट्रू। अब देखो, ये मैंने ऐसे चार क्वेश्चन क्यों लिए हैं, इस टेक्सोनॉमी को और इस डाइवर्सिटी वर्ड को समझाने के लिए। ध्यान से सुनो। मैंने, याद है आपको, अभी पीछे ही जस्ट टेक्सोनॉमी के लिए एक लाइन बोली थी कि इट इज एक्सक्लूसिव फॉर लिविंग। याद है क्या? केवल जिंदा लोगों के लिए ही बात करेंगे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने बोला क्या? बोला क्या? नहीं बोला ना? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि टेक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, यानी हम टेक्सोनॉमी यानी स्टडी, टेक्सोनॉमी क्या है, स्टडी है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, किसका कर रहे हैं? स्टूडेंट का कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट को हम लिखते हैं, स्टूडेंट क्या है? एक लिविंग, ऑब्वियसली। आप सब लोग लिविंग है या नहीं? ऐसा कोई बच्चा है जो नॉन लिविंग है? नहीं ना? तो टेक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? लिविंग। तो ट्रू होगा कि नहीं? वही मैंने क्या बोला, टेक्सोनॉमी ऑफ पेन, पेन क्या है? नॉन लिविंग। तो टेक्सोनॉमी की जो स्टडी है वो किसके लिए है? ओनली फॉर लिविंग है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। अब सुनो, मैंने क्या लिखा फिर, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब डाइवर्सिटी के लिए एक लाइन मैंने लिखा है ना कि इट इज मे बी अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है। मेरे पास एक अच्छा पेन का कलेक्शन होना, है कि नहीं? मेरे पास एक अच्छे आईफोन्स का कलेक्शन होना, मेरे पास एक अच्छी कार्स का कलेक्शन होना, डाइवर्सिटी। समझे कि नहीं समझे? तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, यस, ट्रू। कह सकते हैं ना, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की कितनी डाइवर्सिटी होती है। छोटे मोटे से होते हैं, चिंकू मिंकू पिंकू उनका नाम होता है, जो खड़े होना भी नहीं जानते हैं, और कहाँ जाते हैं? प्ले स्कूल में जाते हैं ना वो लोग, छोटे छोटे से, जिनका कोई काम नहीं होता, झूले झूल के आ जाते हैं, है ना? तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, साइंस कॉमर्स वाले भी होते हैं, 11th 12th वाले। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यस, ट्रू। वही मैंने क्या लिखा, डाइवर्सिटी ऑफ पेन, डाइवर्सिटी ऑफ पेन, वो भी क्या होगा? ट्रू। क्योंकि डाइवर्सिटी वर्ड जो है वो लिविंग के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? बोलो जल्दी से। क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब, है ना? और सुनो, जब फादर की बात आती है ना, कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो वो है हमारे लीनियस अंकल। कौन है? लीनियस अंकल, यानी प्लांट टेक्सोनोमी और एनिमल टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी तो दोनों की होगी ना, प्लांट की और एनिमल की। तो उसके फादर कौन है हमारे? कैरोलस लीनियस। मेरे सबसे फेवरेट साइंटिस्ट हैं ये। नहीं, केवल इसी चैप्टर में फेवरेट है, बाकी तो आगे फिर और साइंटिस्ट बनते जाएंगे। अभी क्लियर बच्चों? बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? तो बेटा ये, अब अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, आपने एक चीज अब नोटिस की होगी, मैं ये सारी चीजें इतनी बेसिक से क्यों ले रहा हूँ। देखो, कि अगर आपने नोटिस किया हो कि चैप्टर का जो नेम दिया है वो क्या दिया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ऐसे दिया है कि नहीं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ऐसा है ना?
है कि नहीं? तो यानी कि आप ये समझिए कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी ये ऐड करना मीन्स कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन लिविंग वर्ल्ड भी तो पॉसिबल है क्या भाई? अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो क्या इस चैप्टर में अगर हम ये ऐड कर दें कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड, ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? है ना? ये डाइवर्सिटी तो लिविंग वर्ल्ड की भी हो सकती है, नॉन लिविंग वर्ल्ड की भी हो सकती है। और सुनो, अगर इस चैप्टर का नाम, ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लिखा है, अगर इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया जाए? टैक्सोनॉमी। अगर इस चैप्टर का नाम टैक्सोनॉमी रख दिया जाए, तो इससे अंडरस्टूड है कि नहीं कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लिविंग वर्ल्ड? बोलो, क्या इससे ये अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लिविंग वर्ल्ड? समझे कि नहीं समझे? अगर इस चैप्टर का नेम टैक्सोनॉमी रखा जाए, तो इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लिविंग वर्ल्ड। है ना? समझ में आ गया? क्लियर? दिमाग की बत्ती जल गई? है ना? तो यानी कि अभी जो टैक्सोनॉमी है, अब ये क्या है ना? तो उसको अब हम सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि नहीं सर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट लिविंग थिंग की स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या भाई? किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट लिविंग थिंग की स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। बोलो, मेरी इस लाइन से एग्री करते हो कि नहीं? किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट लिविंग थिंग की स्टडी को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। यही तो है टैक्सोनॉमी। कि भाई, जैसे भाई हम बारामती में हैं, तो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड देखेंगे ना हम लोग, बारामती में क्या है, क्या लिविंग है, क्या लिविंग थिंग है। इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्रेजेंट लिविंग थिंग है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो क्या होगा? टैक्सोनॉमी। यानी हमने क्या कर लिया? हमने टैक्सोनॉमी की स्टडी कर ली। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और चाहिए तो हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आती है उसमें लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कि टैक्सोनॉमी क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट लिविंग थिंग की स्टडी को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो यानी कि ये देखो, मान लो मैंने इसका एक गुलाब बना लिया। हाँ, तो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड है। क्या है? लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी तो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना लिविंग की। क्या भाई, कर रहे हैं कि नहीं? बोलो फटाफट। हाँ सर, लिविंग की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। है ना? अब सर, ये जो लिविंग है, ये दो हो सकते हैं सर। प्लांट हो सकता है सर, और एनिमल हो सकता है ना? अगर प्लांट की स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट टैक्सोनॉमी। बोलो, समझे कि नहीं समझे? प्लांट टैक्सोनॉमी। अगर एनिमल की स्टडी करते हैं तो क्या बोलेंगे? एनिमल टैक्सोनॉमी। क्लियर? है ना? तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ध्यान से सुनो, ये जो टैक्सोनॉमी है, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ इसको। ये जो टैक्सोनॉमी है, इसका टर्म किसने दिया? फिर से मैं लिखता हूँ जिससे याद रहे। APD कैंडोल ने दिया। है ना? और इस टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? लीनियस। क्लियर? बोलो। क्लियर है क्या?
बच्चों लिख लिया क्या ये? हेलो। तो देखो बेटा, टैक्सोनॉमी समझ में आया? कोई दिक्कत टैक्सोनॉमी में? यानी कि सर टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, है कि नहीं? है ना? यानी कि अगर आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है तो टैक्सोनॉमी के लिए ना आपको किन चीजों का याद रखना है? देखो, टैक्सोनॉमी, मैं एक हर एक चीज की बात करूंगा, आइडेंटिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन की, जितनी भी चीज है। टैक्सोनॉमी जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है? तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं अगर टैक्सोनॉमी की स्टडी करनी है तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? देखो बेटा, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा नोमेनक्लेचर। तीसरा है क्लासिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन भैया ऐसे समझिए वो स्नेक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? यानी कि उसके कुछ जनरल कैरेक्टर की हम बात करेंगे, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देंगे, जैसे कि आपके नाम है, क्या नाम है? अजिंक्य, संगीता, शिवानी, है ना, प्रगति। तो ये नेमिंग नॉमेनक्लेचर हो गया, जैसे आपने उसको नाम दिया स्नेक, समझे कि नहीं? फिर क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग। अभी आप सब लोग जो हैं कौन सी क्लास के हैं? सब लोग 11th के हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या ऐसा कोई है जिसमें यहाँ पे कोई एमबीबीएस का बैठा हो, कोई फर्स्ट क्लास का बैठा हो, कोई नर्सरी का बैठा हो, कोई एमबीए का स्टूडेंट बैठा हो? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। क्लासिफाइड हो कि नहीं कि सर हम लोग 11th के हैं और बायोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? समझ में आया कि नहीं क्लासिफिकेशन? और नेक्स्ट, एफिनिटी। एफिनिटीज, ये एफिनिटीज वर्ड का क्या मतलब है? एफिनिटीज वर्ड का मतलब है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। भाई इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इतना सारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, तो इन सब का कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप तो रहा होगा ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप तो रहा ही होगा, तो वो भी तो स्टडी करेंगे ना। समझे कि नहीं समझे? तो आप ऐसा समझिए, अगर किसी भी एरिया में, क्या समझ रहे हैं कि सर किसी भी एरिया में एंट्री करने के बाद, किसी भी एरिया में एंट्री करने के बाद हमने ये 4 पॉइंट्स की स्टडी कर ली, है ना, मींस हमने उस एरिया की प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक स्टडी कर ली। समझे कि नहीं समझे? अक्षता, शिवानी, प्रगति, फिर से एक बार बोलूं क्या? नेहा। कि सर किसी भी एरिया में एंट्री करने के बाद अगर हमने ये 4 पॉइंट्स की स्टडी कर ली तो उसका मतलब है कि हमने उस एरिया में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक स्टडी कर ली, है कि नहीं?
क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, इन सब की बात में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वन बाय वन, कि कैसे कैसे सर आइडेंटिफाई करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना? तो ये जितनी स्टडी आगे हुई है ना, जैसे आपने एनिमल्स में देखा है, प्लांट्स में ब्रायोफाइट, ये सारी जो चीजें देखी हैं, प्लांट में नॉमेनक्लेचर है, डाइवर्सिफिकेशन है, ये कैसे हुआ है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, वो सब हम समझेंगे यहाँ पे, इस टैक्सोनॉमी में। समझे? जब हम इन सब की स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है। चलो तो फिर हम अपनी अभी अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई डाउट है, पुराना भी कोई है तो पूछ सकता है, या कभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, ये बताओ? स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है कि किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो? स्पीड कम करने की जरूरत है? नहीं ना? ठीक है ना, जिस स्पीड से चल रहे हैं उतना ठीक है ना? वो ज्यादा, वो एक मराठी में क्या वर्ड बोलते हैं, घाई घाई, वो तो नहीं हो रहा है ना? ओके। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ के आना। टाटा बाय बाय। और बस आपके डॉक्टर बनने में केवल ये 2 साल हैं, एक बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। और मुझे पार्टी देना मत भूलना 2023 में। चलो, थैंक यू बच्चों।